नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का अध्ययन कर रहे थे, उसमें हम भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत आपको 2 वीडियो दिए जा चुके हैं। आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंतिम और महत्वपूर्ण लेक्चर लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 49 तक कंप्लीट करा चुका था, उसके आगे 2 बचे हैं 50 और 51। ये थोड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल सारे महत्वपूर्ण, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़े थे और थोड़ा समझाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाया। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्टिकल 50 यानी 50-50, सिंपल बात। आर्टिकल 50 अर्थात 50-50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया। क्वेश्चन ये कई बार बन चुका है, किससे किसको पृथक किया गया, तो इसलिए आप ध्यान देना कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, इससे इसको पृथक किया गया है। क्लियर? सपोज इतनी ये कार्यपालिका है और कार्यपालिका में न्यायपालिका थी, इस न्यायपालिका ने क्या कहा, इसमें न्यायपालिका इधर अलग कर दिया गया। तो न्यायपालिका क्या कार्यपालिका में क्या की, पहले मार दी थी। क्लियर? कार्यपालिका अर्थात इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक, न्यायपालिका को बोलते हैं जुडिशरी। क्लियर? जुडिशरी, न्यायपालिका। रीजन ये तक पहले न्यायपालिका कार्यपालिका एक ही में थे। एक चीज और समझ लिया, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। एक चीज होती विधायिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव। क्लियर? विधायिका अर्थात लेजिस्लेटिव। विधायिका यानी नेता लोग इसी में यहीं बैठते हैं, जहाँ नेता लोग बैठे इसको बोल दो विधायिका, लीडर। तो पहले जब संविधान हमारा बन रहा था, उस समय के नेता लोग यानी जो भी नेता थे संविधान समिति से, वो लोग मिलकर कार्यपालिका को बनाए थे। वहीं पर उन्होंने न्यायपालिका, मतलब ये सोच लीजिए कि वहाँ पर उन लोगों ने उस वक्त पर, आज के वक्त के लिए या आने वाले जो भी वक्त है उसके लिए इतना सटीक संविधान, इतने सटीक नियम कानून बनाकर रख दिए कि आज का नेता अगर होता ना तो केवल आज के हिसाब से बनाता, कल के बारे में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि वो कल के बारे में जो सोचता है सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन कल के जो नेता थे, जो उस समय उस दौर के नेता थे, वो कल के लिए, अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचते थे, देश के हित के लिए, हमारे लिए सोचते थे। इसलिए आज के नेता और कल के नेता में यही बहुत बड़ा फर्क है। आज के नेता जो कल के लिए सोचता है, अपने कल के लिए अपना कल बनाने के लिए सोचता है, जबकि कल का जो नेता था वो अपना कल बनाने के लिए, आज बनाने के लिए, देश के लिए सोचता था। ठीक, आज के नेता देश के लिए सोचता, अपने लिए सोचता है। तो इसलिए विधायिका अर्थात जो भी नियम कानून बनते हैं, नेता लोग देखते संसद में खड़े हो गए, ठाक 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 ठोक दिए बेंच, बदले किसान कानून, किसान बिल लेकर आया, किसान बिल पास करा के एक्ट बना दिया। ठीक, दूसरा ठक 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 GST लेकर आ गए, फिर ठक 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 ऐसे कर करके थप 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 करके कानून बना रहे हैं, थप 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 कर दिया, उनकी फैसिलिटीज बढ़ गई। ये है नेता। फिर वही चीज़ एक्चुअली हुआ क्या था, पहले जब कार्यपालिका न्यायपालिका था, अब जैसे कि मतलब कार्यपालिका बहुत बड़ी इकाई है, ठीक, बहुत बड़ी एक संस्था है, तो इससे इसको पृथक किया गया, सोच ले सकते हैं। तो जैसे GST है, GST आया कि पंकज सर आप GST 18% एजुकेशन का भरिए। अब पंकज सर ने नहीं भरा, अब नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे, कस्टम डिपार्टमेंट आ जाएगा, ए पंकज सर GST भरो। पहले जब न्यायपालिका इसमें कार्यपालिका में थी, कस्टम GST भरो, आपका 10 लाख बनता है, 20 लाख है, चलो 10 लाख लाओ, रफा दफा करते आपको इसकी, क्योंकि सब कुछ यही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब अगर मैं GST नहीं भरूंगा तो ये आएंगे, मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करने के बाद मुझे ये कोर्ट पे ले जाएंगे, कोर्ट में ले जाएंगे। ठीक, ये लोग पहले ये यहाँ से विधायिका के थ्रू कानून बना, जिसके थ्रू ये मेरे पास आएंगे, कि हम इसको कार्यपालिका के थ्रू न्यायपालिका के पास ले जाएंगे, वहाँ जज महोदय बैठेंगे, जज महोदय कहेंगे चलो बताओ इनका, वकील साहब बताओ पंकज सर ने कौन सी गलती की, कौन सा कर नहीं भरा, कौन सा टैक्स नहीं दिया, तो कहेंगे महोदय इन्होंने GST इनका 20 लाख बनता है जिन्होंने नहीं दिया। तो इसलिए फिर वो छूट को कुछ प्रावधान होगा तो देंगे, अन्यथा अगर हम नहीं दे पाएंगे तो उसके तहत तो और कार्रवाई करते, कहो मुझे जेल वेल दे दे। ये है, अगर आप GST ना हो तो 5 साल की जेल है, तो 5 साल के लिए आपका बैच डिले हो जाएगा। तो ये GST। फिर जैसे मर्डर है, मर्डर किस में है,
302 में, क्लियर, 302 में कुछ भी हुआ, यही सब कुछ है, कार्यपालिका में सब कुछ है। तो लोग आए, जैसे सिंपल चीज़ है, दरोगा के पास ही न्याय हो जाए, दरोगा गए 5-5 लाख रुपए दो वरना फांसी पे चढ़ जाओ, फांसी पे चढ़ो सब लोग, तो ऐसा नहीं होगा भाई ना। ऐसी व्यवस्था हो जाए तो देश चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये है, यानी क्या किया गया, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया, न्यायपालिका से कार्यपालिका को नहीं, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। आगे समझ में आया? ठीक। देखिए अच्छी बात यह ना कि जब आप अपना लगाओ, किताब कापियों से लगा दोगे ना, तो सिंपल सी बात है कि आप अपने गर्लफ्रेंड छोड़ दोगे, क्योंकि ये किताब कापी एक ऐसे मित्र होते हैं ना कि जब इनसे दिल लग जाता है ना, दुनिया में किसी भी चीज़ से दिल लगना नहीं आता है। लेकिन नहीं पता है दिल को फिर कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, इसलिए दिल ऐसी जगह लगाओ जिसके लिए जब भी आप सफल हों तो दुनिया आपके सामने सलाम ठोके, सलाम, ठीक, सैल्यूट दे आपको। तो ऐसी जगह मत दिल लगाओ कि जहाँ पर अगर सक्सेस हो तो घर वाले घर के अंदर ना आने दें। ठीक, चलिए आगे। तो ये है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया, किसमें, 50-50 में। लेजिस्लेटिव, इनका काम क्या है कि नियम कानून बनाना, नियम कानून बना देंगे, ये उनको फॉलो कराएंगे, जो फॉलो नहीं कराएंगे उसके तहत जजमेंट कर देंगे। यही है, ये इसका एक बड़ा टॉपिक है, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर एक सी सारी, एक छोटी बड़ी सारी जितनी बारीकियाँ हैं वहाँ पर आपको समझाया जाएगा। क्लियर? आगे आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में विवाद, कैसे विवाद, इंटरनेशनल विवाद, डिस्प्यूट्स इंग्लिश में बोलते हैं, डिस्प्यूट्स, क्लियर। इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विवादों को रखा गया है, जैसे शांति, क्लियर, संधियां, शांति यानी पीस, संधि यानी ट्रीटी, क्लियर। यूएनओ, इसी के अंतर्गत क्या गया, एक एक समझा रहा हूं अभी। रिस्पेक्ट, ठीक, ये सारी। दूसरी चीज, अगर विवाद हो जाए तो आपको मध्यस्थता, सदस्यता, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब होता है सहस्थता, ठीक, अर्थात कोई विवाद होता है बीच में किसी एक ऐसी कैंडिडेट को जिससे सहमति के तहत चीजें सुलझ जाए। देखिए, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिस देश ने सदा शांति रूपी, शांति को फॉलो करते हुए, शांति को मानते हुए आगे बढ़ा है। हमारे दो बड़े प्रतिद्वंदी हैं, पाकिस्तान और चीन, उनकी हरकतों को झेलते हुए, उनकी हरकतों को देखते हुए हम उनके जैसा नहीं बने हैं, नहीं बने हैं, न बनेंगे। क्यों? क्योंकि हम कोई भी काम करते शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं। हम किसी भी देश के साथ, आप देखिए, किसी भी देश के साथ हम कोई भी समझौता भी करते हैं शांति के साथ करते हैं, ठीक। किसी भी देश के साथ अगर मेरी प्रतिद्वंदिता भी होती है तो शांति के साथ करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि विश्व में शांति बना के रखिए। देखिए पहले के नियम कितने अच्छे अच्छे थे, ठीक। अगला संधि, संधि अर्थात ट्रीटी। आप देखते हैं हमारा देश किसी भी देश के साथ आते जो भी संधियाँ तोड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी संधि को शांतिपूर्ण ढंग से, पूरे जो भी नियम कानून हैं इनके तहत हम उसको मानते हैं। इसीलिए हमारे देश के साथ जो भी संधियाँ, दुनिया में छोटे बड़े हर एक देश हमारे साथ संधियाँ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी तरफ से कभी गलती नहीं करेंगे। अगर संधियाँ कभी भी टूटेंगी तो उसकी तरफ से टूटेंगी, इसलिए लोग हमारे साथ समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं, व्यापार वगैरह करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? हर चीज़ संधि के तहत होती है। अगला यूएनओ, यही चीज़ संधि की बात। यूएनओ, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा था हमारे यहाँ, हम यूएनओ के सदस्य आर्टिकल 51 के तहत बने हैं, क्लियर, आर्टिकल 51 के तहत। तो यूएनओ का मुद्दा था, हमने क्या किया, यही सदस्यता मध्यस्थता को फॉलो करते हैं, आर्बिट्रेरी को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, हम यूएनओ को बीच में लिया जम्मू कश्मीर के मुद्दे में। क्या हुआ, लटक गए ना, ऐसी की तैसी हो गई। पीओके, आज तक मसला नहीं सुलझा, पीओके को लेकर हम यूएनओ गए थे, आज तक सुलझा नहीं, ना सुलझेगा, उनके चक्कर में रहेंगे। तो इसलिए जो भी कुछ करना आप खुद ही करना है। इसलिए कहीं कहीं भी ज़्यादा मध्यस्थता की चीज़ें नहीं बनी, लेकिन कुछ जगह पे है, जैसे तलाक हो गया, तलाक जगह वहाँ पर मध्यस्थता वाला कैंडिडेट रखना चाहिए, नहीं तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि हम बहुत काबिल हैं, और जो काबिल हैं वही फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी कुछ है वो
मतलब चीज़ों को जो भी कुछ करिए सोच समझ करिए, क्योंकि उनका रिजल्ट आज नहीं कल आएगा। तो कल को सोच कर वो काम कीजिए, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आपके किसी भी एक गलत डिसीजन से वो उनका जीवन जो है दुष्पर न हो जाए। ठीक है, जीवन जीने में उनको कोई कठिनाई ना हो, सामाजिक ताने न झेलने पड़े। ठीक है, आपकी जो जनरेशन है, इसीलिए कहा जाता है कि आज का एक सही कदम कल के आने वाली जनरेशन के लिए, उनका भविष्य के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। लेकिन आज का आपका एक गलत कदम कल के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं। रिस्पेक्ट, सिंपल बात है भैया, छोटा बड़ा जो भी क्यों, प्रणाम, नमस्ते, जय राम, हम सीधे करते चले आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारे कल्चर में है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। आप देखें हमारे देश के जो भी नेता हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर किसी भी देश जाते हैं, देश छोटा है बड़ा है, तो खुद ही प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, तो हमारे कल्चर में नहीं, वो वेस्टर्न कल्चर था। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जिंदाबाद, जो भी कुछ है खुद ही बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है खुद झुकने से आप झुकोगे तो झुका नहीं माना जाए, कोई दूसरा आपको झुका दे तो उसमें बेइज्जती होती है। इसलिए हम अपनी सभ्यता को नहीं बोलते। रीजन 2014 में हमारे 2 जवानों के सिर काट लिए थे पाकिस्तानियों ने। उसके बाद वो उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में माथा टेकने। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने अपनी फ़ौज लगा रखी थी। क्यों? क्योंकि ये हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर, हमारी रिस्पेक्ट है। रीजन कि क्या पता, हम तो इंसान हो, जानवर हैं, जानवर कहाँ भड़क जाए तो उसको भड़के उसके पहले ही उसको काबू में कर लिया जाए। इसलिए हमने फौज दे दी थी ऐसे जानवरों के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश करना। यह रिस्पेक्ट होती है जिसके लिए दुनिया भूखी होती है, रिस्पेक्ट के लिए। अपने कभी भी अगर आप कि कोई रिस्पेक्ट करना छोड़ दे तो आप जान लेना कि आप उसके लिए पत्थर हो, गली में पड़े हुए पत्थर के समान है आपकी ज़िंदगी, कि कोई भी आएगा ठोकर मार कर चला जाएगा, लात मार कर चला जाएगा। बनना है पत्थर तो भगवान की पूजा, जिसकी पूजा होती है ऐसे पत्थर बनो। तो इसलिए अपने लिए इज्जत सभी के दिल में बना के रखिए, और आपके लिए इज्जत तभी लोगों के दिलों में होगी जब आप लोगों के प्रति इज्जत अपने दिलों में रखेंगे। लोग आप अगर इज्जत दोगे छोटे बड़ों को, तो छोटे बड़े अपने आप को आपको इज्जत देंगे। क्लियर? क्योंकि छोटे क्या है, आपको देखकर ही तो सीखेंगे, बड़ों को देखकर ही तो छोटे सीखते हैं। क्लियर? ये है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहा आर्टिकल 51 में। वाद विवाद, शांति, संधि, यूएनओ किसके तहत यहाँ जुड़ा? 51 के तहत। भारत यूनो में 51 के तहत रिस्पेक्ट, मान सम्मान, ठीक, और सदस्यता यानी आर्बिट्रेरी, जिसके तहत हम एक दूसरे के साथ संधियाँ करते हैं, समझौते करते हैं। ठीक, ये है हमारे 2 आर्टिकल बाकी थे, ये हो गए। उसके बाद अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएचपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। चलिए देखते हैं, यहीं पर आप समझ लें फटाफट ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये आपका लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे संघ, जिसमें से वो होगा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक, बहुत बड़ा है। ठीक है, जिसको हम संविधान की रीढ़ कहते हैं। तो इसके बाद शुरू होगा। इसके अब तक जो भी आपको पढ़ाया जा चुका है, ये बहुत ही अब तक जो भी पढ़ाया जा चुका है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूछा जाता है। अच्छा सही बताइए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन मज़े से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर, दूसरी चीज़ कोई भी लेक्चर हमारे आ रहे हैं, आपको मन लग रहा है नहीं, इस चीज़ को आप ज़रा जिक्र करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एक तरफ मूल अधिकार, क्लियर, एक तरफ डीपीएचपी, पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बहुत बड़ा, इतना बड़ा कौन लिखेगा? क्लियर? पहला ये कहाँ पर है? पहला ये है भाग 3 में, ये है भाग 4 में। क्लियर? ये है आर्टिकल 12 से 35 तक, ये है 36 से 51 तक। क्लियर? आर्टिकल। दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया है? राज्य, यहाँ पर भी राज्य की परिभाषा दी गई, लेकिन यहाँ पर राज्य स्टेट से रिलेटेड लिया गया है, प्रदेश से। यहाँ पर राज्य क्या है? बिजली विभाग क्या है? कि स्टेट ही है। ठीक है, एरोप्लेन अथॉरिटी क्या है? एक स्टेट ही है। क्यों? क्योंकि बिजली विभाग खुद अपने लोगों को रखता है, चाहे तो निकाल दे। ठीक,
रेलवे एक स्टेट है, ये ऐसे छोटे छोटे स्टेट, वहाँ यहाँ पर स्टेट का मतलब ये है, ठीक। और सीएम भी एक स्टेट के अंतर्गत आता है, क्लियर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से लिया गया, ये कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया है, क्लियर। उसके बाद ये क्या है, ये व्यक्ति के लिए है, पर्सनल नियम कानून है। ये किसके लिए है, ये राज्य के लिए है, क्लियर, स्टेट, आ रहा समझ में। उसके बाद ये इस व्यक्ति के लिए, स्टेट के लिए है। ये क्या है, न्यायालयी है, अर्थात आपके साथ कुछ हो गया आप न्यायालय जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत संरक्षण आपको प्रदान किया गया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, क्लियर। ये क्या है, ये प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सबल है, ठीक। आप इसके प्रति इसमें फोर्स करके कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं, स्टेट दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक बात। भाई बिजली विभाग ने आपकी बिजली काट ली, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कार्रवाई है वो करिए, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और नहीं जा सकते, ठीक है, वो सारे सिस्टम। या आपको उसने निकाल दिया है तो उसके जो अपने प्रावधान उनके तहत तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अधिकार नहीं कि संविधान के तहत सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, ठीक, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। 6 नंबर, ये क्या है, ये वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, क्लियर। उसके बाद ये क्या है, ये है राज्य, ये राज्य के प्रति क्या है, नकारात्मक हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, मतलब राज्य के लिए नकारात्मक है। रीजन, आप जैसे कि राज्य ने आपके खिलाफ स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो क्या है, व्यक्तिगत है, क्योंकि ये राज्य के निगेटिव है, राज्य के प्रति निगेटिव नकारात्मक है। बल्कि ये क्या है, ये राज्य के प्रति पॉजिटिव है, क्लियर। क्योंकि इसमें क्या कहता है, राज्य दे, नहीं दे रहा तो राज्य पे डिपेंड करता है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक। वहीं पर दूसरी चीज ये क्या है, इसको राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, यानी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सस्पेंड, ठीक। ये जब ऐसा कोई कानून ही नहीं बना अभी तक, ये तो कुछ नहीं कर सकते राष्ट्रपति, इमरजेंसी तो इसको निलंबित कर सकते हैं, इसको निलंबित कुछ नहीं कर सकते राष्ट्रपति, ठीक है, इसको सस्पेंड नहीं कर सकते, क्लियर। दूसरी चीज, ये व्यक्तियों के लिए है, ठीक, व्यक्तियों के लिए है, बल्कि कि व्यक्ति के लोक कल्याण की बात की गई है, व्यक्ति कल्याण की। ये किसके कल्याण की, ये लोक कल्याण की, राज्य के लोक कल्याण की। व्यक्ति कल्याण, इसमें लोक कल्याण, राज्य के कल्याण की बात की गई है यहाँ पर, ठीक। दूसरी चीज, ये 9, 10। उसके बाद ये क्या है, जन्म से मिलते ना, जन्म से अधिकार नहीं है आपको, क्यों, स्वतंत्रता का अधिकार जन्म से ही तो मिल जाता है, आपको मिलता है कि नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, ये सारी चीजें, ठीक। तो क्या है, बाई बर्थ, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं है, समझ रहे हैं। ये क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसको क्या है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट देगी तो ठीक है, नहीं है। बल्कि ये क्या है, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त, लेकिन ये क्या है, संशोधनात्मक है, यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कानूनी लड़ाई आप नहीं लड़ सकते, ठीक। ये सारी चीज़ें आगे समझ में। तो ये है मूल अधिकार और डीपीएचपी के बीच डिफरेंसेस। अब यहाँ से, अब देखो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप फंस जाओगे, क्यों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो पूछेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किन अनुच्छेदों में गांधीवादी की छाया नजर आती है, गांधीवादी रूपरेखा नजर आती है देखने को। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 40 क्या है, राज्य के वो पंचायतें, राज्य की पंचायतें क्या हैं आपके, वहाँ गांधी जी क्या बात, गांधीवाद नजर आ रहा है नहीं,
गांधीवादी राज्य की पंचायतें, राज पंचायतें, ठीक। गांधीवाद था, गांधी जी की तरह सिफारिश लगी थी, ठीक। वहीं पर अगर आप 43 में जाओ, 43 में क्या था आपका, कामगारों के प्रति, ठीक, कामगारों के सलाह वाला निर्वाह की बात की गई थी। ये कैसा है, उदारवादी है, उदारवादी है ना, क्योंकि वहाँ उदारता की बात की गई है। स्त्री प्रसूता 42 में, वो भी उदारवादी है। 43, ये 40 से था, ये 43 में, 42 में, ठीक। 38 में, 38 में क्या था, सॉरी, हाँ 38 में न्याय वगैरह की बात की गई थी ना, वाद योग वगैरह की, वो भी क्या उदारवादिता ही तो है। 38 में, 48, हाँ 38 में, ठीक। उसके बाद आपका सॉरी, ये उदारवादिता नहीं है, ये तो समाजवादी नज़र आएगा इसमें, समाजवादिता है इसमें, समाजवादी, क्योंकि समाज के प्रति चीज़ें की गई थी इसमें ना। 43 में प्रस्तुता है, और क्या है इसमें, हाँ समान सिविल संहिता है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, समाज से संबंधित, तो समाजवादी हैं। दूसरी चीज़ उदारता में, इसमें चीज़ कहाँ है, 44 में, 40 में, 38 में। उदारता में क्या है, यानी कि उनकी मजदूरी, कामगारी, सब सारी चीज़ें संबंधित थी। गौ हत्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं, समाजवाद से संबंधित है। उदारवादिता क्या है, उदारता जैसे कि आप टोपी लगा लो, मैं मस्जिद चला जाऊँ, गुरुद्वारा कपड़ा बांध लो सिर पे, ये सारी चीज़ें उदारता है। टीका वीका लगाकर मंदिर जा रहे हैं, ये क्या है, हमारी उदारवादिता है। कोई भी लेकर जाए मंदिर वंदिर की आस्था के प्रति, क्या हमारी उदारवादिता कि हम जा रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ज़बरदस्ती जहाँ होती है वहाँ उदारता नहीं नज़र आती है, ठीक। आप किसी को चंदा दे रहे हो, क्या ये आपकी उदारता है, ठीक। ऐसी चीज़ें, आप किसी की हेल्प करते हो, ये आपकी उदारता है, ठीक। ये है उदारता आपकी। समाजवादी मतलब एक कुछ ऐसे काम जिसपे लोग, जैसे कि लोग, पूरे समाज को उससे फ़ायदा हो। जैसे आप शिक्षा दे रहे हैं, जैसे मैं शिक्षा दे रहा हूँ, देखिए ये समाजवादी काम है एक, ठीक। पूरे समाज का एक कायाकल्प हो जाएगा। आप जैसे बच्चे से जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो उनका क्या होगा, भविष्य बनेगा, जिसकी वजह से वो एक एक से बन के उनका जनरेशन बाई पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें क्या बढ़ती जाएंगी, जिसकी वजह से क्या समाजवादिता ही नज़र आती है। क्लियर, ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो ये रहा आर्टिकल 51। इसके बाद पार्ट 4 यानी भाग 4, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे संघ, सिख, जो आर्टिकल 51 से 152 तक, 52 से 151 तक है। इसको संविधान के रीढ़ कहते हैं। बहुत से आर्टिकल हैं, तो बड़ा लेक्चर है, छोटे छोटे करके हम लेक्चर्स आपको देंगे, 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 आर्टिकल्स का एक्सप्लेन करते हुए। आपको मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप वकील बन जाओगे, वकील, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें विधिवत समझ में आ रही होंगी, जो भी डाउट्स होंगे सब क्लियर हो रहे होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।